हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटवे। आज के इस डिस्कशन में हम कर रहे थे मौलिक अधिकारों से संबंधित स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, जो एक साल में करंट में रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेट थर्ड है। इससे पहले मैंने 2 सेट बनाए हैं, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सामान्य नागरिक सहायता, इसको हम समझेंगे आज। तो देखो, उच्च न्यायालय का एक फैसला आया था जिसमें उच्च न्यायालय ने कुछ बोला था कि गोवा में जो है, जिस तरह से सामान्य नागरिक सहायता का वो लागू किया गया है, वो बेहतरीन है। वो उदाहरण हो सकता है पूरे देश के लिए। एक छोटा सा राज्य देखो कितना अच्छा कर रहा है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश में ये चीज लागू होनी चाहिए। और ये भी बोला कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो ये चाहते थे कि पूरे देश में एक जैसा कानून हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसे लागू करने के लिए कोई विशेष प्रयास किया नहीं, ना उन्होंने किया और ना ही, क्योंकि उस समय संभव भी नहीं था। आज भी संभव नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भले ही हिंदू धर्म में ही कितने तरह के रीति रिवाज हैं अलग अलग। पूरे देश में आप घूमोगे, हिंदू ही धर्म में बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज आपको मिलेंगे। मणिपुर चले जाओ, उत्तर पश्चिमी भारत चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, वहाँ हिंदू हैं, उनकी शादी अलग तरीके से होती है, वो सब है, सबका तरीका अलग अलग है। तो वो संभव है नहीं। तो लेकिन गोवा में ये चीज कहीं ना कहीं उन्होंने करके दिखाया है कि मतलब वो आज की डेट पे सामान्य नागरिक सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जबकि वहां भी सारी जातियां हैं, लेकिन वो फिर भी अच्छा कर रहे हैं। सामान्य नागरिक सहायता वो सहायता है जो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसका तलाक हो, शादी हो, इस तरह का जो भी मतलब समाज से जुड़ी हुई चीजें हैं, गोद लेने की प्रथा है, वो सब एक जैसी होनी चाहिए पूरे देश में। उसे कहते हैं सामान्य नागरिक सहायता, जो कि अभी तक नहीं है। शायद अगले 10-20 सालों में हमें देखने को नहीं मिलेगा, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है, 44 आर्टिकल 44 में बताया गया है इसके बारे में। वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, प्रयास ही किया जा सकता है, पूरी तरह से लागू तो नहीं। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 से वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में से एक है। और आप जानते हो जो भी डीपीएसपी में है, जो भी पार्ट डीपीएसपी में है, उसे लागू करना या ना करना वो किसके हाथ में है? तो वो है राज्य के हाथ में। कोई राज्य चाहे तो दे सकता है, अगर नहीं चाहता है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का केस नहीं होगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, इंडिविजुअल हो या कोई संस्था हो। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य में नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा परावर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है। एक अनुच्छेद जो 44 है उसमें क्या कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा। जबकि बाकी कई अनुच्छेद जो हैं इसके अलावा, खासकर डीपीएसपी के अलावा जो है, उसमें वो बोला जाता है, खासकर मौलिक अधिकारों की अगर बात आएगी तो, ठीक है, राज्य की बाध्यता होगी। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस चीज को ऐसे लिखा, राज्य प्रयास करेगा। अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो आगे चल के, ठीक है, ये वाली चीजें हैं।
और बाकी ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि बाकी जो अनुच्छेद हैं, बाकी जो चीजें हैं उसमें बाध्य है राज्य। अगर राज्य के लिए कोई निर्देश दिया गया है, जिसमें निर्देश दिया जा रहा है, अगर निर्देश नहीं दिया जा रहा है तब नहीं, जिसमें निर्देश दिया जा रहा है उसमें वो बाध्य होगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 44। देखो हमारे देश में जो है पहले से ही जब अंग्रेज गए तो देखा, जो हमारे फाउंडिंग फादर थे और जो हमारे उस समय के डिप्लोमेट थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के पहले कितने सारे युद्ध हुए हैं हमारे देश में, लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किसी ने भी कभी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया। चाहे अकबर रहा हो या बाबर ने जब अटैक किया था, बाबर आया, अटैक किया, यहाँ आया और यहाँ के जैसा हो गया। उसने कभी हिंदू धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हिंदू क्रिश्चियन जो भी उस समय अगर जो थोड़े बहुत रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, थोड़े बहुत थे, केरला वगैरह में कुछ क्रिश्चियन थे। तो ये चीजें हुई, ठीक है, अकबर के समय की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, लेकिन ये जो है जब उन्होंने आर्टिकल 44 बनाया, उसमें बताया कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान होना चाहिए सबके लिए शादी ब्याह, तो उसे थोपा नहीं गया, उसे राज्य के लिए ये कहा गया कि आप प्रयास करो अगर हो सकता है तो ये बात ध्यान रखना कि आर्टिकल 44 में ये शब्द उपस्थित नहीं है कि राज्य करेगा ही, राज्य प्रयास करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि राज्य प्रयास करेगा कहाँ लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनुच्छेद 43 में उल्लेखित किया गया है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा प्रयास करेगा। जो कानून 43 में दिया गया है उसके द्वारा राज्य प्रयास करेगा, ठीक है, ये दिया गया है। लेकिन ये चीज आर्टिकल 44 में नहीं है। आर्टिकल 44 में सिर्फ दिखता है राज्य प्रयास करेगा, बस। उपयुक्त कानून वहां पे नहीं है, ये उपयुक्त कानून, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यही शब्द बदल देगा, उल्टा कर देगा, 44 में कर देगा उपयुक्त कानून द्वारा, 43 में कर देगा राज्य प्रयास करेगा, तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इसलिए अब बहुत बार प्रयास किया गया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, मौलिक अधिकारों में कुछ कमी की जाए। सबसे सिंपल उदाहरण है वही आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, और वो आता, उस समय आर्टिकल 31 आता था मौलिक अधिकारों में। अब ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि उसको जब हटाया गया तो वो तो ठीक है, उसको हटाया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अदर कुछ भी चीजों में कुछ कई बार कमी करने का प्रयास किया गया। तो उस समय हमारा एससी सुप्रीम कोर्ट सामने आया, उन्होंने कहा कि मिनर्वा मिल्स मामले में कहा उन्होंने 1980 में कि जो डीपीएसपी है और जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ज्यादा स्ट्रांग है, और मौलिक अधिकार दोनों को लागू करने के लिए, चाहे डीपीएसपी हो चाहे मौलिक अधिकार हो, दोनों में से किसी को भी लागू करने के लिए एक दूसरे का में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जितना हो सके नहीं किया जाएगा। डीपीएसपी अपनी जगह आप लागू करो, लेकिन मौलिक अधिकार को अपनी जगह रहने दो। अब मौलिक अधिकार क्या कहता है? मौलिक अधिकार कहता है धर्म की स्वतंत्रता। अब किसी भी आर्टिकल जो 29 है, 29 है, 29 और 30, तो धर्म की स्वतंत्रता देते हैं, 25 से लेके स्टार्ट हो जाता है इस। तो अगर धर्म की स्वतंत्रता है, किसी को अपना धर्म फेथ मानने की इजाजत है, तो वो फिर अपने धर्म के अनुसार शादी भी कर सकता है ना, इस तरह का, और तलाक भी ले सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए अगर हम डीपीएसपी को लागू करेंगे, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 को लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पहले से चला आ रहा मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधान है, जो धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है, वो कहीं ना कहीं नष्ट होता है, उसमें कमी आती है। तो इस वजह से डीपीएसपी को लागू तो करना है, लेकिन कभी भी
किसी के धर्म के या किसी के मजहब या किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए, किसी के मौलिक अधिकार को ना छीनते हुए पहुंचाना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनमें से इसमें कोई संदेह नहीं कि डीपीएसपी से अधिक महत्वपूर्ण, सॉरी, मौलिक अधिकार डीपीएसपी से अधिक महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार मौलिक है, अधिक ही होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में वर्णित किया था कि संविधान की स्थापना भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 डीपीएसपी के बीच संतुलन के आधार पर की गई थी। इसमें से किसी एक को दूसरे पर पूर्ण अधिकार देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना होगा। ठीक है, वही चीज है जो अभी मैंने बताया कि एक को लागू करने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब आता है 42वां संशोधन 1976। ये आप सबको पता है, 42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक तरह से छोटा सा एक नया संशोधन, वो क्या बोलते, एक नया संविधान ही बना दिया गया था, क्योंकि इसमें इतने बदलाव किए गए थे कि मतलब मौलिक अधिकारों की बात अगर करी जाए तो कोई भी सरकार या कोई भी जो जानता है तो मौलिक अधिकार को नहीं बदलना चाहेगा, नहीं कम करना चाहेगा ज्यादातर चीजें। लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा गया। देखिए, जैसे अनुच्छेद 31 सी, इसे वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब इसमें कहा क्या गया ये देखते हैं। इस बात की पुष्टि करता है यदि किसी भी निर्देशक सिद्धांत, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। ठीक है, तो अगर डीपीएसपी, क्योंकि देखो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और 19, ठीक है, बोलने का, ये सब सारे जो भी अधिकार हैं, ये बहुत ज्यादा मौलिक है। अगर इनमें इनके गुणों में गिरावट आती है या इनमें कुछ ऐसा कुछ फेरबदल किया जाता है तो एक समाज की पूरी कह सकते हैं कि पूरा ताना बाना ही बदल जाएगा। तो इस वजह से इसे बदलना सही नहीं है। तो लेकिन ये 31 सी में डाल दिया गया कि अगर इनमें परिवर्तन होता भी है तो चुनौती नहीं दी जाएगी न्यायालय में। ठीक है, किसी के द्वारा, इंडिविजुअल हो, सरकार हो या कोई संस्था हो। हालांकि बाद में इसे बदल दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये डाला गया था कि 14 और 19 का अगर उल्लंघन होता भी है तो भी इसे डीपीएसपी को लागू करते समय, है ना, तो भी इसे, हाँ। अब देखते हैं कि इस समय क्या स्थिति है सामान्य नागरिक सहायता की। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून कई सिविल मामलों में एक समान नागरिक सहायता का पालन करते हैं, एक ही जैसा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि। लेकिन जैसे बात आएगी धर्म की तो इसमें ज्यादातर राज्य इसे लागू नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक देश है। यहाँ पे धर्म क्योंकि किसी की भी शादी अगर सेम रिलीजन, अब जैसे क्रिश्चियन है, अब कैसे कहा जाता है कि सब एक जैसी शादी करें? क्रिश्चियन अपने हिसाब से करेगा, हिंदू अपने हिसाब से करेगा, मुस्लिम अपने, ईसाई ऐसे, सिख अपने हिसाब से करेंगे। तो कैसे कहा जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो क्या है इसमें देख लेते हैं। हालांकि राज्यों में कई कानूनों में सैकड़ों संशोधन किए हैं, परंतु धर्म निरपेक्षता संबंधी कानून में अभी भी विविधता है। अभी भी वो लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, इसमें बताया गया है, तर्क दिया गया, किसी वकील या किसी ने दिया होगा कि अगर समान नागरिक सहायता चाहते होते कौन? हमारे फाउंडिंग फादर। देखो, इसे
जो डीपीएसपी है उसको डाला गया है समावर्ती सूची में, ठीक है, समावर्ती सूची में डाला गया है, ठीक है। ये समावर्ती सूची में है। और समावर्ती सूची का क्या है, समावर्ती सूची का ऐसा है कि राज्य भी उस पर कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी, ठीक है। तो इसको मेन सूची में न डालने की वजह क्या थी, क्योंकि वो राज्य को बताना चाहते थे कि अगर आप दे पाए तब दें, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये कोई जरूरी नहीं है, कोई अपने हिसाब से शादी करना चाहता है तो दिक्कत क्या है। जब भारत बना, हमारा देश बना, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना। देखो हमारे देश का एक जो आइडियोलॉजी है वो धर्मनिरपेक्षता थी। ये हमारी कहीं ना कहीं ताकत है, हमारे गुण है, तो इसे हमें क्यों भूलना है। समान नागरिक संहिता की जरूरत है नहीं, क्योंकि धर्म के मामले में बाकी चीजों में हो सकती है, कोई अपने रिलीजन के हिसाब से शादी करना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शादी या तलाक जो भी है। हाँ, ऐसी जो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं किसी को हानि पहुंचा रही हैं, जैसे 3 तलाक था तो उसे हटा दिया गया, तो इस तरह की चीजें धर्म में नहीं चलेंगी, है ना। लेकिन किसी की शादी ब्याह से कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से शादी ब्याह कर सकते हैं। दहेज प्रथा है, वो कुरीति है, उसे हटाया जा सकता है। हाँ देखो, धार्मिक समुदायों के लिए अपने सभी सदस्यों को नियंत्रित करने वाला एक समान व्यक्तिगत कानून क्या है। देश के ना तो सभी हिंदू और ना ही मुसलमान, ईसाई हो या सिख हो, ठीक है, एक ही कानून द्वारा बाध्य नहीं है। भारत में अलग अलग हिस्सों में न केवल ब्रिटिश कानून परंपराएं हैं बल्कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी भी हैं, ठीक है। जहां जैसे पुंडुचेरी है, जैसे पुंडुचेरी है, वहां पे फ्रांसीसी है, ठीक है। गोवा में पुर्तगाली है, पुर्तगाली कानून है बहुत सारे, और बहुत सारे ब्रिटिश कानून हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में ब्रिटिश कानून अभी चलते हैं, मतलब वहाँ उस हिसाब से शादियां होती हैं। शादियां तो अब आप जानते ही हो क्रिश्चियन धर्म में होती हैं, और क्रिश्चियन धर्म में भी इंग्लिश, पुर्तगाली और फ्रांसीसी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो ये सब है। यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर के हिंदू थे वो भी अभी जब तक ये आर्टिकल 35A नहीं हटा था तब तक वहां का भी कानून, उनके भी कानून, हिंदुओं के भी कानून थोड़े अलग थे। मतलब रीति रिवाज तो खैर अलग है, लेकिन कुछ चीजें, शादी ब्याह का सिस्टम भी उनका कश्मीरी थोड़ा सा अलग था। ये 5 अगस्त 2019 को हुआ था, तो ध्यान रखना, हो सकता है डेट पूछी जाए। वर्ष 1937 में शरीयत अधिनियम को कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर तक विस्तृत किया गया था, लेकिन अब इसे निरस्त कर दिया गया है। शरीयत कानून है ना, लेकिन देखो पूरे देश में शरीयत कानून नहीं चलता। आप ये मत समझ लेना कि मुस्लिम जितने हैं सब शरीयत कानून, नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, शरीयत कानून बहुत अलग है। कुछ चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत मिले, लेकिन शरीयत कानून बहुत अलग है, बहुत कठोर है, ठीक है। इस प्रकार कश्मीर के मुसलमान एक प्रथागत कानून द्वारा शासित थे, परंतु देश के बाकी हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू था, जो कि हिंदू लॉ के करीब है। जैसा हिंदू लॉ है लगभग वैसा ही, जैसे शादी ब्याह का है, तरीका अलग होगा, लेकिन शादी उनमें भी होती है और तलाक भी होते हैं, जैसे ही होते हैं। तो वो चीजें लगभग एक ही जैसी थी, हैं, आज भी हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ तक कि मुसलमानों के बीच विवाह का पंजीकरण संबंधी कानून अलग अलग स्थानों पर भिन्न है। मुसलमानों का ही, हिंदू का भी अपना अलग है। हिंदू कैसे अलग है? जनजातियां अपने खुद के कानून चलाती हैं, चाहे उत्तर पूर्वी राज्य हो या अदर भी कई जगह हैं जो जहाँ जनजातियां हैं वो अपने कानून के हिसाब से काम करती हैं। तो ये चीज है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर्सनल लॉ के तहत अपनी ही हिंदू ही समाज में एक जैसी चीजें नहीं है, एक जैसे रीति रिवाज नहीं है, और हमारा देश इसी आइडियोलॉजी पे बना है। तो जब इसी आइडियोलॉजी पे बना है तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं कि सारी चीजें सेम हो। धर्म के मामले में बाकी अदर चीजें हो सकती हैं,
आप ये कह सकते हैं कि तलाक, क्योंकि तलाक ऐसा मुद्दा है जिससे किसी का एक इंसान की शायद पहचान भी छिन सकती है, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें दखल दे सकता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार, सब दे सकते हैं, वो दिया जा सकता है। लेकिन नॉर्मल शादी ब्याह हो गया, उनका फंक्शन हो गया किसी भी रिलीजन के, तो उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें कही जा रही हैं जो समान नागरिक साहित्य के आलोचक हैं, उनके द्वारा ये कही जा रही हैं कि इस तरह से इस कानून की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना समझा जा रहा है, जितना हो सके उतना राज्य कर रहा है। अनुच्छेद 25 धर्म के संबंध में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को समाप्त करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें कहा गया है कि आप कोई संस्था या कोई ऐसा संगठन बना सकते हो जिसमें जो आप बनाना चाहते हो अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, अपने धर्म के अनुसार जो बनाना चाहते हो। लेकिन किसी इंडिविजुअल द्वारा, अगर एक आदमी द्वारा कोई संगठन बना लिया गया, उसे सरकार मान्यता नहीं देगी। उसमें कुछ लोग होने चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए और वो उस धर्म के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आया और कुछ भी बना दिया, कुछ भी अपने हिसाब से, अरे हम तो धर्म स्वतंत्र हैं, अकेले ही बनाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा ये वाली लाइन टफ है। अनुच्छेद 25 धर्म के संबंध में व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को समाप्त करता है, बस इतने में समझना टफ है, इसको समझ लो ऐसे कि इसका मतलब ये है कि कोई इसमें संगठन बनाने का है, तो संगठन अगर आपको बनाना है तो इसमें थोड़ी सी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करके आप संगठन बना सकते हो। अनुच्छेद 26 भी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और उसके किसी भी वर्ग के अधिकार को धर्म के मामले में प्रबंधन करने का अधिकार देता है, ठीक है। धर्म के मामले में प्रबंधन कर सकता है कौन? कोई भी धार्मिक संप्रदाय, ठीक है, प्रबंधन करने की कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 29, ठीक है, संरक्षण करता है किसी भी ऐसे समुदाय का जो अल्पसंख्यक है, जो कम है। तो क्या कहता है कि विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के अधिकार को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 25 के तहत किसी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अधीन है, लेकिन अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं। ओके, मतलब धर्म की स्वतंत्रता तो है हमें, ठीक है, लेकिन अगर कोई मौलिक अधिकार उसमें हनन हो रहा है कि आपके धर्म की वजह से, जैसे मान लो कोई धर्म है, कोई धर्म के लोग हैं जो किसी रोड को ब्लॉक करके जा रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं या मना रहे हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, तो इसकी अब कई बार अपवाद स्वरूप आपने देखा होगा, लेकिन ये इजाजत नहीं है कि आप पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे लोग जिन्हें उस फेस्टिवल से या उस त्योहार से कोई मतलब नहीं है, वो परेशान हो जाएंगे। इसी तरह से आप बहुत तेज, जैसे अभी कोर्ट लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आया था, ये जो लाउड स्पीकर है उसको या तो दूसरी तरफ घुमाओ या धीमा करो या बंद करो। आप अपना धर्म मना सकते हो, लेकिन कोई इंसान है जो रात में कॉल सेंटर में काम करता है, वो इंसान 4 बजे आया ऑफिस से और वो सो रहा है 4:30-5 बजे उसको नींद आई और ये उसी समय स्टार्ट कर दिए हैं, वहां तो वो रह नहीं सकता ना। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आप किसी के जैसे एक इंसान है उसको जिस तरह से धर्म मानने का अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार है कि वो अपने स्वास्थ्य को ख्याल रख सके। तो अगर वो सो ही नहीं पाएगा तो उसका तो ये मौलिक अधिकार है कि वो भाई सो तो पाए, अपने स्वास्थ्य का तो ख्याल रख पाए, वो तो मौलिक अधिकार है उसका, तो वो नहीं नष्ट होना चाहिए। तो आर्टिकल 26 इजाजत देता है धर्म को मानने का, लेकिन बाकी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो तब। ओके, नेक्स्ट। अब ये कुछ चीजें हैं जब ये बना था, ठीक है,
इसको जब क्या बोलते समवर्ती सूची में डाला गया था तब की बात कर रहे हैं। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता संबंधी मौलिक अधिकारों को एक अध्याय में रखने के मुद्दे पर विभाजन था। यह मामला एक वोट से तय हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार उप समिति ने 5:4 के बहुमत से माना कि यह प्रावधान मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर था। इसलिए समान नागरिक संहिता को धार्मिक स्वतंत्रता से कम महत्व दिया गया। भारत, सीधी बात है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमारी आइडियोलॉजी ही यही है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो हम किसी ऐसे काम को किसी को करने से नहीं रोक सकते जिसे करने से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। किसी और के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो रोक सकते हैं। जैसे 3 तलाक था, औरतों का मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं सीधे सीधे। क्यों? आदमी ही क्यों, औरत क्यों नहीं दे सकती 3 तलाक? अगर दोनों दें तो फिर हालांकि तो भी सही नहीं है, बट ऐसा कैसे करा जा सकता है कि मतलब एक दे रहा है? तो ये तो भेदभाव हो गया। जैसा भेदभाव पहले होता आ रहा था औरतों के साथ आज भी हो रहा है, तो ये चीजें ना हो इसलिए ये चीजें रोकी जा सकती हैं। यहाँ पे धर्म के मामले में राज्य हस्तक्षेप करेगा, कानून हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उन मामलों में नहीं करेगा जिसमें किसी को समस्या नहीं है, किसी के व्यक्तिगत हानि नहीं हो रही है, किसी का मौलिक अधिकार छीना नहीं जा रहा। कुछ लोगों ने इस विषय में कहा था कि ये चीजें नहीं, मतलब पर्सनल लॉ को समान नागरिक संहिता को किसी भी धर्म को किसी के धर्म में थोपने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कौन ने क्या कहा वो हम पढ़ते हैं। सिंपल है, इसको बस एक बार सुन लेना है। हो सकता है कभी आ जाए, बहुत ज्यादा चांस नहीं है, बट ठीक है सुन लेते हैं। मोहम्मद इस्माइल नामक सदस्य, इन्होंने 3 बार मुस्लिम पर्सनल लॉ को अनुच्छेद 44 से मुक्त करने का असफल प्रयास किया। अनुच्छेद 44 में लॉ सारे ही डाले गए हिंदू मुस्लिम, तो उन्होंने प्रयास किया कि इसको आर्टिकल 44 से हटा लिया जाए और उनको स्वतंत्र कर दिया जाए। आप जिस हिसाब से चाहें शादी ब्याह कर सकते हैं। इतनी ज्यादा स्वतंत्रता राज्य नहीं देगा, एकदम ही हटा ले ऐसा नहीं करेगा, फिर तुम दहेज लो ऐसा नहीं करेगा। तो ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को लोगों के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बी पोकर साहब नामक एक अन्य सदस्य ने कहा कि उन्हें विभिन्न संगठनों से एक समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रतिनिधित्व मिला है, जिससे हिंदू संगठन भी शामिल हैं। अच्छा, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, ये सुन लेते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि कोई भी सरकार अपने प्रावधानों का प्रयोग इस तरह नहीं कर सकती कि मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया जाए। इन्हें और कोई नहीं दिखा, बस मुसलमान ही दिखे है। अब सबसे बड़ी बात आती है लैंगिक न्याय। ठीक है, जो स्त्री और पुरुष के बीच का भेद है उसकी बात इन लोगों ने नहीं की। पढ़ते हैं, अल्लादी कृष्णस्वामी जो एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे, ने माना कि किसी भी समुदाय के मजबूत विरोध की अनदेखी करते हुए समान नागरिक संहिता को लागू करना नासमझी होगी। ठीक है, वो चाहते थे कि अगर हम विरोध कर रहे हैं सबके सब, तो ये चीज नहीं करना चाहिए, सही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आती है कि इन बहसों में लैंगिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया। मतलब आप कैसे कर सकते हो, एक आधी आबादी को तो आप जोड़ ही नहीं रहे हो, स्त्री को जोड़ ही नहीं रहे हो, सीधे सीधे आपने फैसला कर लिया। इसकी वजह बहुत सिंपल है। भारत में या पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है हर जगह कम है, बहुत ज्यादा कम है, बराबर होनी चाहिए। खासकर पॉलिटिक्स में बराबर होनी चाहिए। अभी तो हम लोग 14-15% महिलाएं हैं पॉलिटिक्स में और बाकी सब पुरुष हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजों की कभी उल्लेख ही नहीं किया गया, तो उनकी बातें कौन सुनेगा? कोई सुनाने वाला नहीं है।
समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा में हिंदू सदस्यों का विचार। क्या किया इन्होंने? 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि व्यक्तिगत कानून में बुनियादी परिवर्तन प्रारंभ करना पूरे हिंदू धर्म पर सूक्ष्म अल्पसंख्यक संबंधी गतिविधि विचारों पर लागू करना होगा। मतलब अब नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू कानून में सुधार के विरोध में शामिल लोगों में सरदार पटेल जी, पट्टभी सीतारमैया को उनका क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी का उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एसएससी वगैरह में। M.A. एंगार, और जब आप मेंस लिखोगे तो उस समय तो आपको याद होना ही चाहिए, छोटे छोटे जो फैक्ट है वो भी याद होने चाहिए, क्योंकि लिखने तो पड़ते हैं, है ना। आप और क्या लिखोगे, कुछ ना कुछ फैक्ट भी लिखना पड़ता है, तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए। M.A. एंगार, M. मालवी और कैलाश नाथ कटाजू शामिल थे। ठीक है, ये लोग इसमें शामिल थे। ये विरोध कर रहे थे कि जो हिंदू कानून है उसमें सुधार की जरूरत नहीं है, जिस तरह से उस समय संसद चाहती थी। दिसंबर 1949 में जो हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई तो 28 में से 23 प्रवक्ताओं ने इसका विरोध किया। अब आगे देखो क्या होता है। 15 दिसंबर 1951 को राष्ट्रपति ने हिंदू बिल को संसद में वापस करने तथा उस पर वीटो करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की धमकी दी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उस समय राष्ट्रपति, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री, और जवाहरलाल नेहरू बहुत लिबरल इंसान थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो नई चीजें करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राष्ट्रपति जी इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो उन्हें नहीं था, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं वीटो का यूज करके उसे पॉकेट वीटो में डाल दूंगा, या उस समय के जो भी प्रावधान थे उस हिसाब से काम करूंगा। तो फिर जो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस बिल को जैसा ये लोग चाहते थे उस हिसाब से पास होने के लिए इस पे सहमत दे दी। तो ये वाला टॉपिक था समान नागरिक संहिता। काफी बड़ा टॉपिक था, इसमें इसलिए मैंने इसे बताया क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये अभी लगातार न्यूज में है, तो इससे सवाल बनने का पूरा चांस है, तो इसलिए मैंने इसे बताया। इसे आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे ये खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये है OIC कार्ड धारक और मौलिक अधिकार। तो देखते हैं OIC कार्ड धारक कौन होते हैं और उनके क्या मौलिक अधिकार हैं। ये जो विदेशी होते हैं, एलियन कहते हैं इन्हें, है ना। एलियन सुनना तो ये मत समझ लेना कि कहीं वो किसी और ग्रह से आए हैं। एलियन मतलब इसका कोई खास वो नहीं है। एलियन मतलब है जो हमारे देश के बाहर का हो। तो OIC धारकों के लिए क्या कानून है, क्या उनके मौलिक अधिकार हैं, वो हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे और इसे मैं आपको क्लियर करूंगा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ फैसला दिया था। किसी एक इंसान ने कुछ सूचना का अधिकार जो सिर्फ भारत के लोगों को ही प्राप्त है, तो उसके तहत कोई एप्लीकेशन दिया था, तो उस पे कुछ इन्होंने फैसला दिया है। देखते हैं क्या फैसला दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सूचना के अधिकार के तहत दायर एक याचिका में जवाब में कहा, भारत के समुद्र पर नागरिक मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो दूसरे देश से आया है, बस इतना मतलब। तो मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा? ये वाला सूचना का अधिकार वाला। बाकी प्राप्त हैं और सारे नहीं प्राप्त हैं, लेकिन कुछ प्राप्त हैं। कुछ प्राप्त हैं, सारे नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, तो देखते हैं, और इसमें सब बता दूंगा मैं आपको, पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। अब ये जो है वो रैनबैक्सी, जो कि आप सबने इसका प्रचार सुना होगा। रैनबैक्सी के कोई एक क्या बोलते हैं कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने याचिका डाली थी सूचना के अधिकार के, राइट टू इंफॉर्मेशन के, RTI लगा दी थी। तो उसके तहत इन्होंने
क्या बोलते हैं हमारे दिल्ली के उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। ध्यान रखना, दिल्ली के उच्च न्यायालय ने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है लेकिन उच्च न्यायालय भी है, तो उच्च न्यायालय की बात करना है। अब देखो सरकार क्या कहती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा था सवाल, तो इन्होंने कहा ओसीआई कार्ड धारकों को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7वीं के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार केवल वैधानिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक या मौलिक। ठीक है ना, वैधानिक है। इसका वैधानिक का मतलब सीधी सीधी बात है कि उनकी जान नहीं लेनी जाएगी। मतलब ये मैं ऐसे समझा रहा हूं, आप इसको लिखना मत कि मतलब आर्टिकल जो 21 है उसके तहत जो अधिकार प्राप्त है वो होंगे। ठीक है ना, कि किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल दिया जाएगा बेमतलब में। किसी को बेल का अधिकार है, उसको सीधे सीधे ऐसा नहीं कि बेल ही ना दिया जाए, है ना। और इसी तरह से उसको अपना वकील करने का अधिकार है और विधि के समक्ष समान है। तो ये चीजें रहेंगी, इसको बोलते हैं वैधानिक। ठीक है, लेकिन मौलिक वो हो जाएंगे जैसे मौलिक अधिकार फिर उसमें कहेंगे जैसे नौकरी पाने का अधिकार। नौकरी पाने का अधिकार नहीं है कोई सरकारी नौकरी में, कोई फॉरेन। अब जैसे आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो किसी ब्यूरोक्रेट को हमारे कुछ कुछ रूल हैं, जैसे भूटान और नेपाल के लिए कुछ पद हैं, सारे नहीं है, उनके लिए भी कुछ पद हैं जिसमें उन्हें छूट मिलती है, लेकिन बाकी अदर देशों का नहीं कि कोई भी आके ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। ब्यूरोक्रेट तो खैर वो भी नहीं बन सकते, उनके लिए भी डी ग्रुप या सी ग्रुप की ही नौकरी होती है। तो इस तरह की जॉब्स हैं, तो इस तरह की जॉब उनको मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब, तो इसको कहेंगे मौलिक अधिकार के। हाँ मतलब अगर जैसे मैं या आप चाहते हैं कि आपको ब्यूरोक्रेट बनना है और आपको ना बनने दिया जाए या छीन लिया जाए कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं बनना है, पेपर दिया तुम पास भी हो गए लेकिन नहीं, तो वो फिर तुम केस कर सकते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको पहली बात उनको ये मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मौलिक अधिकार ये हो गए। एक उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल अदर भी बना सकते हो, ये वाला बस मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये केंद्र सरकार ने यह जवाब ओसीआई कार्ड धारक को ओवरसीज सिटीजन कार्ड धारक को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में नहीं दिया है। हालांकि सरकार ने यह कहा कि उन्हें कोई मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है इस विषय में। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ध्यातव्य है कि सरकार का यह रुख 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में दिया गया उस निर्णय जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि ओसीआई कार्ड धारकों को भी भारतीय नागरिकों की भात समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बावजूद जो केंद्र सरकार है उसने इस तरह का फैसला लिया। अब हुआ क्या था, ये डॉक्टर क्रिस्टो थॉमस फिलिप हैं। ठीक है ना, अब ये क्या है, कुछ मिशनरी वगैरह से जुड़े हुए थे और प्रचार प्रसार के लिए कुछ पैसे वैसे दे रहे थे, तो उसी वजह से ये कुछ हुआ है। देख लेते हैं क्या है। इन्हें असल में इनका जो ओसीआई कार्ड है वो रद्द कर दिया गया था, ये हुआ था। अब उसके बाद वो पूछ रहे थे कि आप किस हिसाब से मुझे मेरा ओसीआई कार्ड रद्द कर रहे हैं। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई डाली थी उन्होंने। इस विषय पे ही जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने जवाब दिया था कि हम इस वजह से ऐसा कर। वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डॉक्टर क्रिस्टो थॉमस फिलिप बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में डॉक्टर क्रिस्टो थॉमस फिलिप के ओसीआई कार्ड को बहाल करते हुए कहा कि एक विदेशी नागरिक को भी संविधान के तहत व्यक्तियों को दिए गए मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, है ना, कुछ अधिकार प्राप्त हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से। ध्यातव्य है कि भारत में मिशनरी गतिविधियों से शामिल होने के कारण डॉक्टर फिलिप के ओसीआई कार्ड को सरकार ने रद्द कर दिया था। सरकार ने रद्द किया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसे बहाल कर दिया। ठीक है, और ये सब चीजें बोली। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं वो हम देखते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से नागरिकों को दिए गए हैं, कौन कौन से फॉरेनर को दिए गए हैं।
भारतीय संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं, जबकि कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी है। आर्टिकल 16 ये विदेशियों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार, देखो आर्टिकल 14 सबके लिए है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग। अब मैंने बताया था ना आपको कि सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, आपका पूरे आर्टिकल कवर हो जाएंगे जब मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो देखो अभी आ गया अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, ठीक है। धर्म के मामले में मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा भारत के नागरिकों के साथ। ये प्राप्त है सिर्फ नागरिकों को, फॉरनर को नहीं। आर्टिकल 16, ठीक है, अफसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन में अफसर की समानता। कोई भी सरकारी अर्धशासकीय क्या है नौकरी है या ऐसा कोई जिसमें कोई इंसान अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो उसमें सबको समानता मिलेगी। कुछ अपवाद दिए गए हैं जैसे कि नौकरियों में जो आरक्षण वगैरह दिया जाता है, लेकिन वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हमारे समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनके व्यक्तिगत विकास के लिए और उनके सामाजिक विकास के लिए जरूरी है, इसलिए वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वाक स्वतंत्रता आज, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेनर आकर के अचानक से क्या बोलते हैं वो जंतर मंतर पे बैठ जाए और बोले कि बस अब तो हमें आजादी दे दो, या कुछ भी करते तो हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता फॉरेनर आके। ये भारतीय कर सकता है, आजादी तो नहीं मांग सकता भारतीय भी, जैसे अपना कोई अधिकार मांग रहा है, जैसे अन्ना हजारे जी ने किया था 2012 में, तो ऐसी चीज, ठीक है। तो देख लो 19 नहीं प्राप्त है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक है जो भारतीय है, ठीक है, वो अपने शिक्षक, जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम के कुछ कॉलेज वगैरह हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिमों को, उसमें जो आरक्षण वाला क्राइटेरिया है, जो हमारे देश में आरक्षण का क्राइटेरिया है कि 50% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, मतलब ओबीसी SC ST को मिला के, वो मुस्लिमों के जो कॉलेज हैं, मुस्लिमों के विशेष जो कॉलेज हैं, उसमें अलाउ नहीं है, उसमें नहीं दिया गया, ठीक है। वो अपने धर्म के लिए अगर कोई कॉलेज खोला है तो अपना चला सकता है, उसमें आरक्षण के तहत कोई नहीं जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंट रहता है लेकिन बहुत कम, 10-10% रहता है टोटल। भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को, ठीक है, भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। कौन कौन से? विधि के समक्ष समानता 14, ठीक है। 20 अपराध सिद्ध होने के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्ध अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है या होने मतलब अगर उसे पकड़ा गया है तो उसे कानून के पास ले जाया जाएगा, जब मतलब कानून के समक्ष जब ले जाया जाएगा तो उसे वकील वगैरह दिलाया जाएगा, मतलब ये है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 एक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, वो कहीं का भी हो, बाहर से भी आया है तो उसको शिक्षा अगर 6 से 14 वर्ष का होगा तो उसे अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। हालांकि वो बाहर से आया है तो क्यों लेगा, हाँ अगर किसी गरीब देश से आया है तो ले सकता है। 22 क्या कहता है? कोई गिरफ्तार किया गया हो, निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, ठीक है। ये वही क्या बोलते हैं जो रिट जारी करता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 बहुत ध्यान रखना इस चीज का, आर्टिकल 32 और 200, आर्टिकल 32 और 226, ठीक है। आर्टिकल 32 किसके लिए है? आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट, हाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। आर्टिकल 26 है हाई कोर्ट के लिए, दोनों रिट जारी कर सकते हैं। अंतर क्या रहेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के लिए रिट जारी कर सकता है, पूरे देश के मामले में,
जबकि हाई कोर्ट अपने प्रदेश में ही रिट जारी कर सकता है, बाहर का मामला है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद अभी अभी एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। एक बाहुबली हैं, कहाँ के, यूपी के हैं, मुझे याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो उनको पंजाब के उसमें रखा गया था, क्या बोलते हैं, पंजाब के जेल में रखा गया था, जबकि उनके ज्यादा जो अपराध है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यूपी सरकार बुला रही थी कि यूपी सरकार बोल रही थी कि उन्हें यहाँ भेजा जाए, लेकिन पंजाब नहीं भेज रहा था। तो इस विषय में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया कि आप उन्हें लाओ। ठीक है, तो इस तरफ तो ये चीजें होती हैं। अनुच्छेद 23 बाल श्रम एवं मानव के दुर्व्यापार का विरोध। ठीक है ना। कोई आया बेचारा कोई आया बेचारा विदेशी, ठीक है ना, फॉरेनर आया, उसको आपने बेच लिया, ऐसा नहीं करना है, उसको नहीं बेचना है। तो ये चीजें हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और बाल श्रम नहीं करवाना है कि किसी को पकड़ के, और जैसा कुछ आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं देश में, हालांकि वो बहुत गंदा था, तो उसमें कुछ फॉरेनर को पकड़ करके उन्हें कैद कर लिया गया था। तो इस टाइप, तो वो तो खैर मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मतलब ऐसे बाल श्रम वगैरह विदेशी हो या भारतीय हो नहीं करवाना है, उसके देह व्यापार नहीं करना है, ऐसा इस टाइप की चीजें नहीं करना है। ठीक है ना। जोखिमपूर्ण कार्यों स्थानों पर, जैसे किसी केमिकल फैक्ट्री में किसी बालक को, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी, नहीं रखना है। धर्म की स्वतंत्रता 26 से 28 तक है। ठीक है, 26 से 28 तक है तो 26 से 28 तक है। 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात करता है। ठीक है, इस बारे में, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, 26 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये वाला खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आर्टिकल 15 काफी न्यूज में रहा है और अभी हमने पढ़ा भी, तो इसलिए आर्टिकल 15 को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस साल कई बार न्यूज में रहा है आर्टिकल 15, तो उसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब एक मूवी आई थी आर्टिकल 15। जब ये मूवी आई तो कुछ जो अपने आप को सवर्ण वर्ग कहते हैं, उन्होंने आर्टिकल वो कोर्ट में अर्जी डाल दी, एप्लीकेशन डाल दिया, इसका विरोध किया कि मतलब इसमें कुछ कंटेंट ठीक से नहीं दिखाए, गलत दिखाए गए। तो ये चीज है, तो आर्टिकल 15 का विरोध हो रहा है, मतलब इस मूवी का, आर्टिकल 15 मूवी का विरोध। तो उस विषय में फिर कई चीजें, जब ये हुआ तो कई चीजें होंगी। ठीक है, और देखिए क्या है, हर देश में हर वर्ष हजारों फिल्में बनती हैं, जिसमें से कुछ समय समय पर चर्चा एवं विवाद में बनी रहती है। जैसे बाजीराव मस्तानी आई थी, वो भी थी। इसी कड़ी में हाल ही में रिलीज हुई अनुभव सिन्हा और गिन्नर शंकर निर्देशक फिल्म, हो सकता है इनका नाम पूछ लें, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। आर्टिकल 15 लगातार चर्चा में बनी रही। बताया जा रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखना, बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन पेपर के बाद। लेकिन इसमें संकट को लेकर कई लोगों को आपत्ति, सॉरी, कंटेंट को लेकर कई लोगों को आपत्ति है। सवर्णों के एक संगठन ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। ठीक है, सवर्णों के एक संगठन ने कोई दिया होगा। दिल्ली की फिल्म में उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी दिखाई गई है, और इस फिल्म का टाइटल क्या है, आर्टिकल 15। अच्छी मूवी। अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारे देश में सभी नागरिकों को मिला है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता दिलाने के लिए जो भी किया राज्य कर सकेगा वो करेगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल 19, अभी उसकी भी बात करेंगे। ये बहुत खास है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, लेकिन अभी आर्टिकल 15 काफी न्यूज में था, इसलिए उसको भी अच्छे से पढ़ ले। ये आर्टिकल 14 से लेके
18 तक, ठीक है। 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अब 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी इंडिविजुअल के साथ लिंग, धर्म, जाति या संप्रदाय के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 कहता है कि नौकरियों में जो भी नौकरियां या शैक्षणिक संस्थान वगैरह हैं उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, वेलफेयर में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है। और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, ठीक है। कोई भी उपाधि, अब अगर जैसे बस कुछ उपाधियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेना की या जो भारत सरकार देती है उसको छोड़ के बाकी कोई उपाधि देगा तो कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। संविधान, चलो पढ़ते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक देश में सभी नागरिकों को समानता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक समानता के साथ अपना जीवन जी सके तथा किसी आधार पर भेदभाव ना हो उसका, ठीक है। आर्टिकल 15 के जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको रट लो, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अब इसे मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। नियम 2 मुताबिक किसी भी नागरिक को जाति, लिंग, धर्म, स्थान या वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाटों, कुआं मतलब सार्वजनिक वाला, तालाब, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। हाँ, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 15 के तहत किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी महिला या बच्चे को, मतलब महिलाओं या बच्चों के लिए राज्य कुछ उपबंध कर रहा है, क्योंकि ये लोग कमजोर हैं, बच्चा है वो, मतलब ऐसा है कि उसके पास नहीं है, संसाधन नहीं है, तो 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। अब अगर किसी को लगे कि अरे नहीं ये तो भेदभाव है, तो ऐसा नहीं है, ये चीज रहेगी, है ना। जो चीज जरूरी है वो की जाएगी, तो ये है। और महिलाओं का जो है, महिलाएं अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे हैं, बस घर में रहने का वो है जो भी है हमारे समाज का। तो ये सब जो अगर कई चीजें हैं तो उसके इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सब के सब बराबरी से मेन स्ट्रीम में आ पाए, क्योंकि वो तो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं ना, तो वो बराबर है ही नहीं भाई। जो बराबर है ही नहीं तो उसको क्या बराबर कहना, है ना। सबको बराबर पहले करना पड़ेगा, तब तो वो बराबरी का अधिकार देंगे ना, तो ये बात। आर्टिकल 15 तो नियम 3 के मुताबिक अगर महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं तो आर्टिकल 15 के तहत इसे नहीं रोका जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा उपबंध इसी के तहत आते हैं। एक और चीज क्या है, इस आर्टिकल के नियम 4, ठीक है ना, आर्टिकल का क्लॉज 4, आर्टिकल के अंदर क्लॉज के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, SC, ST, OBC के लिए उपबंध करने की छूट है, ठीक है। ये चीजें लिखी हुई हैं। अभी आर्टिकल इसका नियम 5 और 6 भी आ गए हैं। 5 और 6 में उसका बात करता है, क्या बोलते हैं, EWS को, तो वो भी ध्यान रखना। हाँ, अब थोड़ा फिल्म की बात और कर लेते हैं, आज पूरी मूवी दिखाता हूँ आपको। आर्टिकल 15 समाज में मौजूद ऊंची नीची एवं जातिगत भेदभाव पर आधारित है। हाँ, और यही वजह है कि एक वर्ग विशेष रूप से संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं यदा कदा सामने आती रहती हैं और इसी से निपटने के लिए नागरिकों को मिला है आर्टिकल 15, यानी ऐसा मौलिक अधिकार जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? अभी भी नहीं होता है। कई जगह भेदभाव होता है, गांव में बहुत होता है आज भी।
सरकार और समाज की यह जिम्मेदारी है कि कोई भेदभाव ना होने दे। आज भी जाति और धर्म के स्थान पर नाम पर आर्टिकल 15 का सबसे ज्यादा उल्लंघन होता है। ठीक है, आगे कुछ खास नहीं है। अब आर्टिकल 15 से जुड़े हुए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ नियम बने हैं, उसको देख लेते हैं। हालांकि एक बार हम ये पढ़ चुके हैं, दूसरे टॉपिक में पढ़ा था, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, तो इसलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 के तहत अनुपालन हेतु बनाए गए कुछ कानून। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, नागरिक अधिनियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। किस कानून के हिसाब से? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के हिसाब से। ठीक है, कोई भेदभाव करता है तो उसे सजा दी जाएगी, उसके प्रावधान किए गए हैं इस आर्टिकल में। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उस समय इसका नाम ये था। हाँ, अस्पृश्यता अधिनियम, हाँ, अपराध अधिनियम 1955 इस समय ये था, लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया गया। यह अधिनियम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था, लेकिन अप्रैल 1965 को इलाय पेरुमल समिति, इलाय पेरुमल थे जिनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी कि अनुशंसा पर, उनका जो उस समिति की जो अनुशंसा थी उसके आधार पर 1976 में व्यापक संशोधन किए गए, कुछ संशोधन किए गए थे इसमें, तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। यह संशोधन अधिनियम 9 नवंबर 1976 को प्रभावी हुआ और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत के अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है। जो इसमें दिया गया वैसा ही ये है। कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। कब लागू हुआ? 1 जून 1955 को लागू हुआ। 1965 में अप्रैल 1965 में इलाय पेरुमल समिति, इलाय पेरुमल समिति को याद रखना, ये कोई इंसान थे इलाय पेरुमल, उनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया था। उनकी अनुशंसा पर कुछ इसमें प्रावधान किए गए। इसका तब नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। उसके बाद यहाँ पे 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए, उसका नाम रख दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, इस समय अराजकता काफी बढ़ चुकी थी देश में, इस वजह से ये सब किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा अराजकता बढ़ चुकी थी, आपको पता है इमरजेंसी वगैरह इसी समय लगा था। इमरजेंसी पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये हुआ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है ये। ठीक है, SC और ST के लिए है, SC और ST के लिए है ये। ठीक है, बना कब? 1989। इतना टाइम लग गया। ठीक है, देखते हैं क्या। यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने, ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। ठीक है, जिनके पास घर नहीं है उन्हें रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी, वो सब भी इसमें शामिल है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपराध ही बस, अपराध तो नहीं होना चाहिए। एक इंसान के साथ अपराध होगा तो उसका मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, तो उसके लिए तो हो गई। और सबसे ज्यादा अपराध असल में महिलाओं के बाद, मैं पहले नंबर पर महिलाओं को ही रखता हूँ आज भी, उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ ही हुआ। ठीक है, पुनर्वास के लिए प्रवासी। हाँ, तो इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किए गए तथा 26 जनवरी 2016 में लागू किया गया। कुछ इसमें प्रावधान और किए गए हैं। ठीक है,
कुछ प्रावधान और किए हैं कब, 2015 में, 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी डेट तो याद ही रहेगी, 2016 याद रखना। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। अब इसमें क्या है, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट। इस अधिनियम में बताया गया कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है तो उसकी संपत्ति और उसकी वारिसों, परिजनों या रिश्तेदारों को कानूनी रूप से किस तहत बांटा जाएगा, ठीक है ना, कैसे बांटा जाएगा ये बताया जाता है। अधिनियम में मृतक के उत्तराधिकारी को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया और मृतक की संपत्ति में उसके मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। यह कानून जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख या ऐसे कोई व्यक्ति जिसमें कोई धर्म अपना लिया हो पर लागू होता है। कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, इस नियम के अनुसार अगर कई बार ऐसे लोग होते हैं जो सब अचानक से जिनकी डेथ हो गई, अब उनके बच्चे तो हैं लेकिन उन्होंने किसी के नाम कुछ किया नहीं है अपनी जमीनों में, तो उसके लिए कुछ रूल है वो बताया गया है, ठीक है। कब बना था आपको ज्यादा रूल में नहीं जाना है, 1956 में बना है, ये याद रखना है, ठीक है, 1956 में बना था। ये किस किस पे लागू होता है वो जरूरी है। कहाँ गया, हाँ, बौद्ध, जैन और सिख, हिंदू, ठीक है, जन्म से बौद्ध या किसी ने अपना लिया हो, ठीक है ना, तो उन पे लागू होता है। अब ये ऐसा है ना कि ये जो हिंदू है ना, हिंदू शब्द है, इनके साथ भी रखा जाता है जैन और सिख, ईसाई और मुसलमान, मुस्लिम, ये अलग है, इनको अलग रखा जाता है। और ये हिंदू, कई बार आपने सुना होगा हिंदू में, तो हिंदू में ये लोग भी आते हैं, ठीक है, इस तरह, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन, नया धर्म, सॉरी परिवर्तन तो नहीं, नया धर्म बनाया था, हिंदू से ही अलग होकर। इसमें 2005 में कुछ संशोधन किया गया था और संशोधन के बाद पुत्रियों को भी, लड़कियों को भी इसमें अधिकार देने की बात कही गई थी। और ये इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसका जन्म कब हुआ, लेकिन अगर किसी का डेथ हो गया, किसी उनके कोई कन्या है, कोई लड़की है, उनके पिता का डेथ हो गया, मान लो ये इंडिविजुअल है, पिता है और ये लड़की है, तो अगर पिता का डेथ हो गया है और लड़की जिंदा है, ठीक है ना, तो उसमें उसकी संपत्ति का अधिकार होगा, अगर जिंदा है तो, ठीक है, मर गई है, कुछ हो गया उसे तो नहीं। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न, ठीक है ना, रोकथाम निवारण अधिनियम 2013, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश में 2013 के पहले, ठीक है, अभी भी है लेकिन अब इस कानून के आने के बाद कुछ कम हो गई, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, खास औरतों के साथ, औरतों के लिए बनाया गया था ये कि जैसे किसी कंपनी में कोई महिला काम करती है तो वहां पे काम करने वाला कोई उनका बड़ा अधिकारी या कोई भी ऐसा पुरुष, वो उनसे रिश्वत की डिमांड करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा जैसे एक प्रॉब्लम आती है जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी पूरी सैलरी काट ली जाती थी, तो ये सब प्रॉब्लम आती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए, हालांकि उसके लिए एक अलग से रूल है, मातृत्व अधिनियम करके है वो, लेकिन इन ये सब चीजें हैं। तो अभी वुमेन सेल बनवाए जाते हैं, अगर 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं किसी संस्था में तो उसमें वुमेन सेल होना जरूरी है, अगर महिलाएं भी काम करती हैं तो, ठीक है। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, डेट याद रखना, ये 2013 का है, पुराना नहीं है, बहुत नया है ये, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21, ठीक है, 14, 15, 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्य स्तर पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में नागरिकों के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी
व्यवसाय या कोई कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, ये मैं वैसे पहले बता चुका हूँ। इसके लागू हो जाने के बाद विभिन्न कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा महिला आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी। यह कानून समय के अनुकूल है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए उचित सहायता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में ऐतिहासिक विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमे में निर्णय देते हुए समय ऐसे कानून की कमी महसूस की थी। उस समय कानून नहीं था और एक विशाखा नाम की लेडीज थी जिनके साथ संस्था में यौन उत्पीड़न हो रहा था। तो 1997 की बात है। इसके ऊपर कई स्टोरीज लिखी गई हैं, आपको नेट पे मिल जाएंगे। विशाखा, तो उस समय ऐसा कोई कानून था नहीं। उस समय इस तरह का कानून ना होने की वजह से सरकार को क्या जो न्यायालय था उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो सिंपल है कि कोई भी इंसान है, उसकी डिग्निटी होती है ना, वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। तो अगर कोई यौन उत्पीड़न हो रहा है या ऐसी मांग की जा रही है कि आपको जॉब में प्रमोशन तब मिलेगा जब आप सहमत होंगे किसी ऐसे कृत्य से जो आप नहीं चाहते, तो अफकोर्स वो इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा। और जो इंसान मानसिक रूप से प्रताड़ित है वो कार्य कैसे करेगा, जिएगा कैसे? तो इस चीजों को रोकने के लिए ये वाला कानून बनाया गया है, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। नेक्स्ट, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। जिनके पैर टूटे हों, हाथ टूटा हो या कोई विकलांग हो, ऐसे इंसान हो कहते हैं दिव्यांग। 2016 में कानून आया, देखते हैं क्या आता है। इस अधिनियम में दिव्यांग जनों के अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान में सेवाओं में संरक्षण बढ़ावा और अधिनियम के तहत दिव्यांगों की अतिरिक्त 14 श्रेणियों को शामिल किया गया है। इन 14 श्रेणियों में एसिड अटैक पीड़ित, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, अवरुद्ध विकास, सीखने की अक्षमता, सीखने में असमर्थता, पार्किंसन बीमारी, पार्किंसन डिसीज, आप सबको पता होगा, हाथ काम नहीं करते और थरथराने लगते हैं। ठीक है, नए प्रावधान और दिव्यांग जनों की श्रेणियां वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र समझौते की सिफारिश के अनुरूप तय की गई हैं। इन सिफारिशों में हस्ताक्षर कर चुका है भारत। ठीक है, भारत इनमें कर चुका है। तो ये चीज है, इसको पढ़ लेना, बस इसको तो याद ही करना पड़ेगा। ऐसी बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जिनको 14 बीमारियों को और शामिल किया है। कोई दिव्यांग जन है तो किसी दिव्यांग जन किया जाएगा। अगर कोई को पार्किंसन डिसीज है तो उसे दिव्यांग माना जाएगा क्योंकि उसका हाथ पर तो काम कर नहीं रहा है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, अब ये देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये आर्टिकल 15 के लिए भी बहुत जरूरी है। यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के तरीके को बदलने का प्रयास करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारा कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुरूप हो। यह अधिनियम काफी व्यापक है और इसका उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएं मुहैया कराना है। साथ ही देखभाल एवं सुविधा देते समय ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है जिन्हें बढ़ावा देने के लिए उनके उद्देश्य शामिल हैं। कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं? इसके तहत मानसिक बीमारियों के अधिकार अग्रिम निर्देश केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड। आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से अलग करना तथा बिजली के झटके के उपचार पद्धति के निषेध करना प्रावधान की व्यवस्था, इस प्रावधान में व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको भी याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है?
मौलिक अधिकार चलो एक बार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इनकी वजह से संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सीधी बात है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी मौलिक अधिकार में जब तक किसी और का आपके मौलिक अधिकार की वजह से किसी और के मौलिक अधिकार का हनन ना हो रहा हो तब। जैसे रोड ब्लॉक करना सबसे सिंपल एग्जांपल। ज्यादा जोर से जैसे रात में किसी पार्टी वार्टी में रात में 12 बजे के बाद आप ज्यादा लाउड नहीं चला सकते सॉन्ग वगैरह, क्योंकि उससे दूसरे लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप पार्टी मनाओ, लेकिन चुपचाप मनाओ, मतलब शोर ना करो। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, बस इतना ही। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष में विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक हैं। इनका अभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अवरुद्ध होगा। ये थोड़ी लाइंस पढ़ लेना क्योंकि लिखने में काम आए। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति के समान रूप से प्राप्त हैं। ठीक है, अगर किसी का उल्लंघन होता है न्यायालय के समक्ष जाता है। न्यायालय आपको पता है 32 और 266 के तहत इस पे कोई इंडिविजुअल सीधे सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? मौलिक अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। ठीक है ना, तीसरा भाग है 12 से लेके 35 तक। तो 12 से लेके 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 12, 13 और 33, 34, 35 अधिकारों के सामान्य रूप से हैं। ठीक है, इसमें क्या है 12, 13, 12 में तो बताया गया है कि कैसे लागू होगा। 13 में मान लो कुछ कम करना है वो बताया गया है। तो 12 और 13 की बात होती नहीं है, तो थोड़ा ऐसे पढ़ लेना। 12, 13 के बारे में अक्सर बताते नहीं, मैं किसी दिन अच्छे से बताऊंगा इसके सारे प्रावधान। 24वां संविधान संशोधन होने से पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का 7 श्रेणियां थीं, परंतु इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 31 को हटा के 300A में डाल दिया गया। बस इसको लिखिए लो। आर्टिकल 31 को हटाया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 31 को हटाया गया, 300A में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, इसको ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रटा होगा आप लोगों को, पता है मुझे क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे। समानता का अधिकार, इसमें कानून के समक्ष समानता धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या निषेध लगाता है। निषेध रोजगार के संबंध में समान अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार कुछ रूल के अनुसार, कुछ रूलों के साथ, सब में रूल है। निवास करने का अधिकार, कोई भी जीवोपार्जन या व्यवसाय करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध। और ये तो देखो, ये जो आर्टिकल ये यहाँ पे ये तो आपको पता है, ये वाला समानता का अधिकार 14 आर्टिकल 14 से 18। ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये जो आर्टिकल 19 है ये लागू होता है। आप बोल सकते हो, भारत के हो तो, विदेशी नहीं, बोल सकते हो, अपने विचार प्रकट कर सकते हो, अपना संगठन बना सकते हो, सब चीज की स्वतंत्रता है, यूनियन बना सकते हो। लेकिन हमारे देश में जीने के लिए कोई व्यवसाय कहीं जाके कर सकते हो कुछ निश्चित कंडीशन के साथ। जैसे आप उत्तर पूर्वी राज्यों में जाओगे अगर, बहुत अच्छा नहीं बना, बहुत गंदा बना है, लेकिन बस ऐसे समझने के लिए। इस साइड जाओगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में जाओगे, तो यहाँ पे आप जाके सीधे व्यवसाय नहीं कर सकते। अभी तक
ये वाला इलाका अभी जब से आर्टिकल 35A हटा है तब से तो अलाउ हो गया, उसके पहले अलाउ नहीं था। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, कुछ महाराष्ट्र वगैरह में भी कुछ चीजें ऐसी रहती है। तो यहाँ पे हालांकि लेकिन ये सब तो राज्य सरकारें करती है, लेकिन ये केंद्र के स्तर पे ये लागू है। ठीक है, ये चीजें केंद्र के स्तर पे लागू है, तो कोई भी कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ नहीं जाके सीधे कर सकते। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही शायद जा सकते हो। कोई ऐसा देश है जैसे श्रीलंका है, ठीक है, कुछ आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अगर हमारा श्रीलंका के साथ ठीक है, अच्छा रिलेशन चल रहा है, या बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है, तो कुछ आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हमारा संबंध इनसे बिगड़े, ठीक है, ऐसा नहीं बोलोगे, इसकी इजाजत नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब हुआ किसी से बेगार करवाना, ठीक है ना, जबरदस्ती बिना पैसे दिए जॉब करवाना, बाल श्रम, मनुष्यों के व्यापार निषेध आदि, ठीक है। इसको लिख रहे हैं 19, 20, 21, ठीक है। हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगार नहीं करवाया जाएगा, बाल श्रम नहीं कराया जाएगा, और ये व्यापार पर निषेध लगाता है, ठीक है, बाल, और ये आर्टिकल 22 भी, ठीक है। हाँ, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और ये सब इसमें है, ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23, 24, ठीक है। उसके बाद 25, 28, 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा किसका, धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। 29 और 30 ये अल्पसंख्यक वर्ग की बात करता है, तो इस तरह से है। और आर्टिकल 32 जानते हो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा, ओके, उस आत्मा को मत भूलना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी रट लो ये सब की स्वतंत्रता, धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास करना तथा धर्म के प्रचार करना इसमें शामिल है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा करने की भाषा व लिपि बचाए रखने तथा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थान चलाने का अधिकार, ठीक है। कोई भी अल्पसंख्यक है अपने मन का, ये आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 29, 30 है कि कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है, भारत की बात करें तो भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी शिक्षा के लिए कॉलेज या स्कूल चला सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ गलत न सिखाया जा रहा हो वहां बस। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, सबसे जरूरी है भाग 6 और भाग 7 हटा दिया गया, पहले 6 था और ये 7वें नंबर पे था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भाग जो 6 था उसको हटा दिया गया, तो अभी 6वें नंबर पे ये आ गया 31, ठीक है। बेशक आर्टिकल 15 समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देश में बड़े बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव होते रहते हैं, ठीक है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, इन सब से बचने के लिए कुछ कानून लाए गए हैं, कुछ और लाने की जरूरत है, और कुछ तो लोगों की गलतियां हैं उनसे सुधारने की जरूरत है। तो इसी नोट पे खत्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर और मेरा होगा इन पे, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद मैं मौलिक अधिकारों पर पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा एक एक आर्टिकल को। आप अभी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट वे स्टडी।